हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई लिखाई आप लोगों की चल रही है? उम्मीद है हमारे सारे बच्चे जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इस माध्यम से जो वीडियोस उनको मिल रहे हैं वो सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। इसी तरीके से सभी बच्चे कंटिन्यू रखें अपनी स्टडी। आज बेटा हम लोग ऊष्मा स्थानांतरण चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 स्टडी करेंगे, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कृष्णिका स्पेक्ट्रमी वितरण वक्र। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कृष्णिका स्पेक्ट्रमी वितरण वक्र। कृष्णिका स्पेक्ट्रमी वितरण वक्र, और इसी में हम लोग जानेंगे वीन का नियम। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तथा वीन का नियम। ओके, कृष्णिका स्पेक्ट्रमी वितरण वक्र, और इसी के साथ हम जानेंगे वीन का नियम। ओके, तो बच्चों दो साइंटिस्ट थे हमारे, ल्यूमर और प्रिंगजाइन। दो वैज्ञानिक थे, एक थे हमारे ल्यूमर और दूसरे थे प्रिंगजाइन। ल्यूमर और प्रिंगजाइन ने किसी कृष्णिका को विभिन्न तापों पर गर्म किया, और उस कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाले विकिरण ऊर्जा को मेजरमेंट किया कि किस ताप पर कितनी विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है, साथ में उस विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी है। यानी जब भी किसी कृष्णिका को हम गर्म करते हैं तो उस कृष्णिका से विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो किस तरंगदैर्घ्य पर कितनी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, और साथ में मैंने उसे किस ताप तक गर्म किया। राइट, तो यहां पर तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक तो किस टेम्परेचर पर कृष्णिका को गर्म किया गया, दूसरा उस ताप पर जो विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित हुई उस विकिरण ऊर्जा की वैल्यू कितनी थी, और उसके संगत उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी थी, यानी वेवलेंथ। राइट, तो इन्होंने वक्र खींचे। इन वक्रों से क्या रिजल्ट मिले उसका इन्होंने निष्पादन किया। ओके, तो जो वक्र ल्यूमर और प्रिंगजाइन के द्वारा ड्रा किए गए, उन्हीं वक्रों को हम लोग कहते हैं कृष्णिका स्पेक्ट्रमी वितरण वक्र। क्या कहते हैं? कृष्णिका स्पेक्ट्रमी वितरण वक्र। तो आइए बेटा देखते हैं इन वक्रों को इन्होंने कैसे ड्रा। एक्स अक्ष पर इन्होंने तरंगदैर्घ्य को दर्शाया, यानी लैम्डा को दर्शाया, और वाई अक्ष पर इन्होंने उस तरंगदैर्घ्य के संगत उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को दर्शाया। ओके, सबसे पहले जो ग्राफ ड्रा किया वो T1 टेम्परेचर पर ड्रा किया। इसके बाद फिर इन्होंने T2 टेम्परेचर पर दूसरा ग्राफ ड्रा किया, और फिर इसके बाद T3 टेम्परेचर पर तीसरा ग्राफ है। तीन वक्र इन्होंने, एक T1 पर, एक T2 पर, एक T3 पर। राइट, T1 सबसे कम ताप है, T2 उससे ज्यादा ताप है, और T3 सबसे ज्यादा ताप है। यानी T3
is greater than T1 is greater than T3 is greater than T2 is greater than T1, अर्थात T3 का मान T2 और T1 दोनों से ज्यादा है, T2 का मान T1 से ज्यादा है। इज इट राइट? कोई प्रॉब्लम? ग्राफ बेटा सबको समझ में आया? बोलो भाई। अब इन वक्रों से क्या पता चलता है, इन वक्रों से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इससे सबसे पहला निष्कर्ष निकलता है कि निश्चित ताप पर T1 पर जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है वैसे वैसे ई लैम्डा का मान भी बढ़ता जाता है। इस तरंगदैर्घ्य पर ये ई लैम्डा आएगा, इस तरंगदैर्घ्य पर ये ई लैम्डा आएगा और इस तरंगदैर्घ्य पर ये ई लैम्डा। और इसके बाद फिर जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी वैसे वैसे लैम्डा का मान, ई लैम्डा का मान कम होने लगेगा। इसके बाद फिर ई लैम्डा के नीचे जाएगा। ऐसे ही यही सिचुएशन दूसरे ग्राफ में है और यही सिचुएशन तीसरे ग्राफ में। तो इन वक्रों से सबसे पहली बात क्या पता चलती है, नंबर 1 कि सर्वप्रथम जैसे जैसे उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य बढ़ती है प्रारंभ में ई लैम्डा का मान बढ़ता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है इस जरिए पर, और उसके बाद फिर लैम्डा जब आगे बढ़ेगी तो ई लैम्डा का मान फिर मिनिमम होगा। क्लियर? नंबर 2 दूसरी बात क्या पता चलती है, जब इन वक्रों के नीचे घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाला, एरिया निकाला, इस वक्र के नीचे का जो एरिया है जब उसको ज्ञात किया गया तो यह पता चला कि इस वक्र के नीचे घिरे भाग का क्षेत्रफल जो है वो उस ताप पर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। यानी किसी भी वक्र के नीचे घिरे भाग का क्षेत्रफल, वह वक्र जिस ताप पर ड्रा किया गया है, राइट, मानो T ताप पर ड्रा किया गया है, तो इसके नीचे घिरे भाग का जो क्षेत्रफल है वो इस टेम्परेचर पर कितनी विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होगी उसकी मात्रा को दर्शाता है। जब इन सभी वक्रों के नीचे घिरे भाग के क्षेत्रफल ज्ञात किए गए, उनको मापा गया, तो यह पाया गया कि सभी वक्रों द्वारा घिरे भाग के जो क्षेत्रफल है वो उस ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपात में होते हैं, अर्थात E प्रोपोर्शनल T की पावर 4। ये स्टीफान का नियम है, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। ये बात स्टीफन ने अपने नियम में पहले ही बता रखी थी। ल्यूमर और प्रिंगजाइन के द्वारा खींचे गए इन स्पेक्ट्रमी वितरण वक्रों से भी इस बात का पता चल गया। यानी स्टीफान के नियम की पुष्टि भी हो गई कि स्टीफान का नियम जो ल्यूमर और प्रिंगजाइन के द्वारा दिया गया, उस जो स्टीफान का जो नियम दिया गया उसको ल्यूमर और प्रिंगजाइन ने वेरीफाई कर दिया कि स्टीफान का नियम बिल्कुल सही था। तो बेटा दूसरे पॉइंट में यह पता चला कि इन वक्रों द्वारा घिरे भाग के क्षेत्रफल उस ताप पर, जिस ताप पर वक्र ड्रा किया गया है, उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती पाया गया। चलिए तीसरा इसका जो निष्कर्ष निकला वो क्या है कि जैसे जैसे कृष्णिका का ताप बढ़ाया जाता है, उत्सर्जित विकिरण की जो एनर्जी है, अधिकतम ऊर्जा, वो निम्न तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होती चली जाती है। कहने का मतलब क्या हो कि T1 टेम्परेचर पर लैम्डा मैक्सिमम यहां पे था, अधिकतम तरंगदैर्घ्य पर ये ही लैम्डा का मान। इसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो लैम्डा का मैक्सिमम मान यहां मिलेगा और टेम्परेचर और बढ़ा दिया गया तो लैम्डा का मान मैक्सिमम यहां मिलेगा। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे लैम्डा m का मान घटता जाता है। तो उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तरंगदैर्घ्य परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
जैसे जैसे टेम्परेचर रेस करेगा लैम्डा एम का मान कम होता चला जाएगा, पीछे की तरफ वापस लौटता चला जाएगा। क्लियर? यही वीन का नियम भी कहलाता है। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं? वीन का नियम। बात समझ में आई? तो वीन का नियम क्या है सबको पता चला कि जैसे जैसे किसी कृष्णिका का ताप बढ़ाया जाता है उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तरंगदैर्घ्य निम्न मान की ओर विस्थापित होती चली जाती है। इज इट राइट? समझ में आया सभी बच्चों? तीनों निष्कर्ष क्लियर हुए? डायग्राम बनाइए और नोट कीजिए। तो बच्चों क्लियर हो गया सबको? अगर हम प्रपोर्शन हटा दें तो एक कांस्टेंट भी लगा देंगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू बी अपॉन टी या लैम्डा एम इंटू टी बराबर बी, जहां बी एक नियतांक है जिसे वीन नियतांक कहते हैं। वीन नियतांक कहते हैं इसको, वीन कांस्टेंट। स्मॉल बी की जो वैल्यू है वो 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होती है। ध्यान से देख लीजिए, वीन नियतांक स्मॉल बी का मान 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। कंफर्म? तो इस प्रकार से कृष्णिका स्पेक्ट्रमी वितरण वक्र सारे बच्चों को समझ में आ गया। इन वक्रों से क्या निष्कर्ष निकलते हैं सबको पता चल गया। और इसके बाद इसी से मैंने आपको वीन का नियम पढ़ाया। वीन्स लॉ क्या है सारे बच्चों को क्लियर हो? इज इट राइट? अब बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे, अगले टॉपिक पर आएंगे। अब जब बेटा हम लोग अपने अगले टॉपिक पर आएंगे तो अगला टॉपिक है हमारा विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम। विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम क्या है? किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। किरचॉफ ने अपने इस नियम में क्या बताया? इन्होंने कहा कि निश्चित ताप पर दी हुई तरंगदैर्घ्य के लिए, यानी निश्चित ताप पर दी हुई तरंगदैर्घ्य के लिए सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता यानी ई लैम्डा और अवशोषण क्षमता यानी ए लैम्डा का अनुपात सदैव नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। तथा जो ये कांस्टेंट है ये उसी ताप पर, जो ताप आपको निश्चित दिया गया है, उसी ताप पर किसी आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है, दैट इज ई लैम्डा। तो बेटा ये रिलेशन हो गया स्मॉल ई लैम्डा बटे ए लैम्डा बराबर कैपिटल ई लैम्डा। इसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ लॉ रिलेटेड टू रेडिएशन। विकिरण के संदर्भ में ये किरचॉफ का नियम है। निश्चित ताप पर दी गई तरंगदैर्घ्य के लिए कौन सी उत्सर्जन क्षमता होती है? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। क्लियर? तो निश्चित ताप पर दी हुई तरंगदैर्घ्य के लिए सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात उसी ताप पर किसी आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। ओके,
तो बताइए विकिरण संबंधी किरचॉफ का क्या नियम है? सारे बच्चों को समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? इसको बेटा नोट कर लेंगे अच्छे से। नियम मैं एक बार फिर से कहूँ, नियम ध्यान से सुन लीजिए। निश्चित ताप पर दी हुई तरंग दैर्ध्य के लिए सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात सदैव नियत होता है और इस नियतांक का मान उसी ताप पर किसी आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर है। दैट इज स्मॉल ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा बराबर कैपिटल ई है। ओके, अब हम इसके बाद इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ जाएंगे और इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? बेटा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो छोटी तरंग दैर्ध्य के विकिरण, कम तरंग दैर्ध्य के विकिरण अपने भीतर से होकर गुजर जाने देते हैं और जो बड़ी तरंग दैर्ध्य का विकिरण होता है जिसकी लैम्डा ज्यादा हो उसे वे अवशोषित कर लेते हैं, अर्थात अपने भीतर से पारगत नहीं करते। राइट? यह प्रक्रिया जो है वर्णात्मक अवशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्णात्मक अवशोषण। अगर किसी भी वस्तु का टेम्परेचर ज्यादा है, ताप ज्यादा है, तो उससे जो विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। अभी अभी मैंने आपको वीन के नियम में पढ़ाया, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/T। और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होता है उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऐसे पदार्थों का उपयोग हम ग्रीन हाउस बनाने में करते हैं। ग्रीन हाउस ऐसे घर होते हैं जो ठंडे देशों या प्रदेशों में बनाए जाते हैं, जहां पर फूलों को, वनस्पतियों को, सब्जियों को उगाया जाता है। जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहता है उन्हीं जगहों पर ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, ठंडे देशों या प्रदेशों में। वहां पे बेटा कांच के बहुत बड़े बड़े शेड यानी मकान तैयार किए जाते हैं जो कांच की दीवारों से बने होते हैं और छत भी उनकी कांच की ही बनी होती है। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए ये ग्रीन हाउस बनाया गया और इस ग्रीन हाउस के भीतर ये सब वनस्पतियां, ये सब इसके भीतर वनस्पतियां उगाई गई, फूल लगा दिए गए, सब्जियां बो दी गई, गमलों में तमाम पौधे रख दिए गए। अब सूर्य का प्रकाश दिन में जब इस ग्रीन हाउस के ऊपर गिरता है, इन कांच की दीवारों से इसके भीतर जाता है, तो दिन में सूर्य का तापमान ज्यादा होता है, उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कम होती है, विकिरण बड़ी आसानी से इसके अंदर एंटर कर जाता है और अंदर का ताप बढ़ जाता है, पौधों को पर्याप्त टेम्परेचर मिल जाता है। क्लियर? जब शाम होती है वातावरण का ताप घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो विकिरण ऊर्जा फिर नीचे से बाहर आती है। जब रेडिएशन यहां से पुनः बाहर जाएगा तो आप जानते हैं अब इस विकिरण की तरंग दैर्ध्य बढ़ चुकी है क्योंकि ताप कम हो गया है रात। बढ़ी हुई तरंग दैर्ध्य के विकिरण को कांच, पॉलीथीन, ये ऐसे पदार्थ हैं जो अपने भीतर से नहीं गुजरने देते, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अतः ये रेडिएशन इन कांच की दीवारों से बाहर नहीं जा पाएगा। जब ये कांच की दीवारों से रेडिएशन बाहर नहीं जा पाएगा
तो बेटा ये टकरा करके ये रेडिएशन बाहर नहीं जाएगा। देखिए मैंने क्रॉस बना दिया है यहाँ। जब ये बाहर नहीं जा पाएगा तो दीवारों से टकरा कर पुनः नीचे वापस लौट आएगा। और इस शेड के भीतर का टेम्परेचर जो दिन में था वही रात में रहेगा। अर्थात इन पौधों को एक समान ताप नियमित रूप से उपलब्ध रहेगा। बात समझ में? और ये फूल पौधे ठंडी के प्रभाव से सूखेंगे नहीं, नष्ट नहीं होंगे और वनस्पतियां आराम से इन घरों के अंदर उगाई जा सकती है। यही प्रभाव कौन सा प्रभाव कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। क्लियर? तो बच्चों ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है सबको समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है थ्योरेटिकली। इज इट राइट? उम्मीद है बेटा आज का ये वीडियो सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सारे बच्चे इसी प्रकार से हमारे ऑनलाइन वीडियोस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।